So we'll start with the question that we left in between in the last session. तो पिछले सेशन में हमने 14th नंबर का क्वेश्चन आधा ही छोड़ दिया था। आधा मतलब वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने रेडियो एक्टिविटी का क्या क्या देखा था। हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। ये डीके होता है मतलब इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू some other nuclei which may be stable which may not be stable। हमको पता नहीं ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो what is going to happen is यहाँ पे जो अनस्टेबल आपके पास न्यूक्लियाई थे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई थे, दे विल डीके इनटू स्टेबल और अनस्टेबल, वी डोंट नो। इसको बोला था पेरेंट एंड जो नया बना उसको बोला था डॉटर। तो जो नया बना दे आर कॉल्ड एज डॉटर। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना डीके हो रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डीकेइंग पर सेकेंड। हो सकता है मेरे पास 1000 न्यूक्लियाई है, एक सेकेंड में 10 डीके हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। तो हाउ मच इज द डीके, इसको हम लिखते हैं dn by dt। dn मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई विथ टाइम, दैट इज dt। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था n को। n मतलब नंबर ऑफ ओरिजिनल मतलब रेडियो एक्टिव। तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे उस पर डिपेंड करेगा। फिर अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था dn by dt is equal to minus lambda n, where lambda is called as decay constant और disintegration constant। नेगेटिव साइन का मतलब ये था कि ये डीके हो रहा है। अगर ग्रोथ हो रहा होता तो फिर आता प्लस, तो डीके हो रहा है। देन इफ यू रिमेम्बर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया था। dn by n दो वेरिएबल है, एक n है एक t है। n को यहाँ ले लिया, t को वहां भेज दिया, माइनस लैम्बडा dt। ये करने के हमने किया था इंटीग्रेशन। ओरिजिनल क्वांटिटी था n0, फाइनल था n, इनिशियल टाइम था 0 एंड टाइम था t। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है n अपॉन n0 इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। तो इसको भी हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, डीके लॉ, राइट। तो ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और क्या याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 14। अब a radioactive element has a rate of disintegration 10,000 disintegration per minute at a particular instant of time। मान लो ये इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम है आफ्टर 4 मिनट्स, मतलब इनिशियली व्हाट इज dn by dt, मैं इसको dno लिख रहा हूँ, ओ मतलब इनिशियल क्वांटिटी, ओके। तो कितना है इनिशियल 10,000, राइट। आफ्टर 4 मिनट्स, 4 मिनट के बाद कितना हो गया 2500, मतलब dn by dt ये कितना हो गया 2500, करेक्ट। आपको पूछा है डीके कांस्टेंट कितना, व्हाट इज द डीके कांस्टेंट पर मिनट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू dno by dt is proportional to no, and what else you know is dn by dt is proportional to n। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है dn बाय dt है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है dno बाय dt है। ये कितना था 2500, 2500, ये कितना था 10,000। तो 1 जा एंड 4 जा, 1/4, गुड। लेकिन dn by dt is proportional to n, dno by dt is proportional to no। तो ये आपको मिल जाएगा n अपॉन no इज इक्वल टू 1/4। लेकिन n अपॉन no क्या था, डू यू रिमेम्बर, अभी भी बताया था e रेज टू माइनस लैम्बडा t। तो ये आएगा आपका e रेज टू माइनस लैम्बडा t इक्वल टू 1/4। e रेज टू माइनस मतलब 1 अपॉन e रेज टू प्लस, मतलब e रेज टू लैम्बडा टी कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन टाइम कितना दिया है 4 मिनट्स, तो याद रखना टाइम इज 4 मिनट्स, और डीके कांस्टेंट पर मिनट ही पूछा है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर बोला होता डीके कांस्टेंट दैट्स इट, पर सेकंड पर मिनट कुछ नहीं बोला है तो कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, लेकिन यहाँ बताया है पर मिनट, तो आपको मिनट में ही रखना है, मतलब टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4।
गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से e रेज टू लैम्बडा इंटू टी, मतलब t इज 4 इक्वल टू 4 है ना, राइट। एक्सपोनेंशियल हटाना तो क्या करना पड़ता है, लॉग। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। क्यों, क्योंकि e है। अगर 10 होता तो कौन सा लॉग लेते, लॉग टू द बेस 10। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 लैम्बडा इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4, राइट। अब चेक कर लो आंसर नेचुरल लॉग में है तो ठीक, नहीं है तो देखते हैं। नेचुरल लॉग में है और लेकिन 4 नहीं है 2 है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल। डू यू रिमेम्बर 4 is 2 स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर लॉग में 2 का जो पावर है उसको आप पहले लिख दो, 2 log 2। तो लैम्बडा 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग 2, 1 जा एंड 2 जा, तो लैम्बडा इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 2। व्हाट इज 1/2, 0.5, तो 0.5 नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 2 मतलब लॉग टू द बेस e, 0.5 log to the base e, ऑप्शन नंबर B. Okay, so this is how you are supposed to solve question related to radioactivity. अब इसके बाकी टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। Now let us start with level 2 questions, that is NEET level question. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। You have given the value of Rydberg constant कितना 10 power 7 per meter. The wave number of the last line last line मतलब सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन मतलब सीरीज लिमिट ट्रांजिशन कहां से होगा, इंफिनिटी से। कहां होगा, कौन सा सीरीज है, बाल्मेर। कहां होता है, सेकंड पे। तो द वेव नंबर ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। अगर वेव नंबर पता नहीं होगा, यूनिट देख लो, पर मीटर मतलब 1/वेवलेंथ। तो ये जो 1/वेवलेंथ होता है इसको बोलते हो वेव नंबर, राइट। दिस इज वेव नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिड्सबर्ग कांस्टेंट r 1/p² माइनस 1/n²। r की वैल्यू कितनी दी है, 10 पावर 7। p की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर। n कितना है, इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी टू 2। व्हाट इज 1/infinity, 0। व्हाट इज 1/2 स्क्वायर, 1/4। 1/4 कितना, 0.25 into 10 power 7 per meter, ऑप्शन नंबर सी। तो दिस वाज asked in NEET 2016, very simple question. Next question. The ratio of frequencies of long wavelength limits of Lyman and Balmer series of hydrogen spectrum is long wavelength. What do you mean by long wavelength? Long wavelength. Do you remember? मैंने कल बताया था आपको डेल्टा E is inversely proportional to lambda. तो long wavelength मतलब energy difference should be minimum. तो जब सीरीज लिमिट की बात करते हो वो क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ। ये क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ में मतलब सीरीज लिमिट में ट्रांजिशन कहां से होता है, इंफिनिटी से जो भी लेवल होगा, लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ कहां होगा, जस्ट नेक्स्ट से। मतलब लाइमन में कहां से होगा 2 to 1, बाल्मर में कहां से होगा 3 to 2। दैट्स इट, सिर्फ इतना बताना चाहिए व्हाट इज लॉन्ग वेवलेंथ। तो अभी ऐसा है, you should know 1/λ equal to r 1/p² minus 1/n²। तो लाइमन सीरीज के लिए लॉन्ग वेवलेंथ मतलब ट्रांजिशन कहां पे हो रहा है, 1 पे। कहां से हो रहा है, 2 से, राइट। तो 1 minus 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, राइट। दिस इज इक्वल टू 1 minus 1/4 कितना, 3/4, तो 3r/4, राइट। आपको
लैम्डा एल बाय लैम्डा बी चाहिए, तो लैम्डा एल कितना 4/3r। गुड। सिमिलरली अगर आप बाल्मेर सीरीज की बात करोगे तो बाल्मेर सीरीज में 1/λ/b इट विल बी r, कहां पर ट्रांजिशन होगा 2 पे, 2 का स्क्वायर कितना 4, कहां से होगा 3 से, 3 का स्क्वायर कितना 9, व्हाट इज दिस 5r/36, तो व्हाट इज लैम्डा बी 36/5r, 36/5r, तो लैम्डा एल by lambda b is equal to what was lambda L 4r/3, what is this 4/3r, ठीक है, तो 4/3r and what is this lambda b कितना 36/5r, 36/5r, r cancel 1s and 9s, solve क्या आएगा how much 5/27, तो 5/27, 5/27 ऑप्शन नंबर बी। डन, यस, गुड। तो अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, जो पढ़ना चाहिए नॉर्मली, यू शुड रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्कोरिंग नेगेटिव, क्योंकि ऐसा करके आपने -1 मिल गया आपको। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, व्हाट यू हैव डन इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ, तो आपको पता है, डू यू रिमेंबर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाँ, तो ऐसा है, रेशियो ऑफ एल मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन टू दैट ऑफ बाल्मेर विल बी इसका उल्टा, लैम्डा बी बाय लैम्डा एल, कितना आएगा 27/5, तो ऑप्शन कौन सा आएगा ए एंड नॉट बी। तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे गलतियां कैन लीड टू नेगेटिव मार्क्स। ओके, गुड। तो रेशियो किसका पूछा था, फ्रीक्वेंसी का, गुड। अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लीवेन सीरीज for hydrogen atom is equal to that of second line of Balmer series for hydrogen like ion, okay, the atomic number Z of hydrogen like ion is, so do you know what are hydrogen like ion, what is helium, what is I mean हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक आयन, राइट। लिथियम 3 प्रोटॉन्स हैं, तो अगर मैं लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन, तो इट इज ऑल्सो हाइड्रोजन लाइक आयन। तो हाइड्रोजन लाइक मतलब इलेक्ट्रॉन शुड बी 1। तो दिया क्या है आपको बोला है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज मतलब 1/λ एल। लाइमन सीरीज का पहला लाइन कौन सा होता है 1/1 - 1/4, क्योंकि ट्रांजिशन कहां से कहां होता है 2 to 1, तो दिस इज हाउ मच 3r/4, करेक्ट। आगे बोला है is equal to that of second line of Balmer series for a hydrogen like ion। तो अगर आपको याद होगा, जब हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जब आप ऐसा लिखते हो 1/p² - 1/n², ये कौन से एटम के लिए है, हाइड्रोजन। किसी और एटम पे अप्लाई करना होगा तो z² से होगा मल्टीप्लाई। तो अब आपको बोला है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन, मतलब 1/λ बाल्मेर, तो z², क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, वो हाइड्रोजन लाइक है,
हाइड्रोजन होता तो Z की वैल्यू कितनी होती है 1. व्हाट डज Z वैल्यू टेल्स यू? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. गुड. ये आ जाएगा सेकेंड लाइन. किसका सेकेंड लाइन? बाल्मेर का. बाल्मेर का पहला लाइन मतलब 3 to 2, सेकेंड लाइन मतलब 4 to 2. 4 to 2 तो 2 स्क्वायर और यहाँ पे 4 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r. तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपके पास, दिस इज z स्क्वायर r 1/4 minus 1/16. How much? 3/16. तो 1 upon lambda b is equal to z square 3r/16. लेकिन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि दोनों वेवलेंथ क्या है? सेम है, इक्वल है. अगर लैम्बडा l इक्वल टू लैम्बडा b है, मतलब 1/λ l इक्वल टू 1/λ b है ना. दो क्वांटिटी अगर इक्वल हो तो रेसिप्रोकल्स भी इक्वल ही होते हैं. व्हाट इज 1/λ l? 3r/4. व्हाट इज 1/λ b? z स्क्वायर 3r/16. 3r कैंसल, राइट. तो z स्क्वायर कितना? 4. तो z कितना? 2. तो z की वैल्यू 2 आ गई. z की वैल्यू आ गई 2. द एटॉमिक नंबर इज 2. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. An electron of stationary hydrogen atom passes from fifth energy level to ground level. passes from मतलब ट्रांजिशन हो रहा है. कहां से? फिफ्थ लेवल से ग्राउंड लेवल पे, मतलब 5 to 1. The velocity that the atom acquired as a result of photon emission will be. अब क्वेश्चन इज वेरी इजी. सिर्फ समझना ये है आपको, हमारे पास अगर एक एटम है विच इज एट रेस्ट होता है ग्राउंड स्टेट में. ग्राउंड स्टेट मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को जहां होना है वहां पे होगा, राइट. फिर वो समहाउ एक्साइट हुआ, कौन से लेवल में है? फिफ्थ लेवल में. फिर फिफ्थ लेवल में कहां पे आएगा? वापस से ग्राउंड में. तो क्या इमिट होगा? फोटोन. तो जब ट्रांजिशन होगा तो क्या ये ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है फिफ्थ लेवल से फर्स्ट लेवल में. तो क्या इमिट हुआ? फोटोन. फोटोन का क्या होता है? वेलोसिटी. तो हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो इस केस में अगर फोटोन फॉरवर्ड जा रहा है तो एटम को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होना पड़ेगा, राइट. तो वो रिकॉइल होगा तो उसका वेलोसिटी होगा. और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा ये है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एटम. तो कौन सा वेलोसिटी? रिकॉइल वेलोसिटी. क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है तो हर एक मोशन में, इवन आपने एग्जांपल देखे हैं बहुत सारे, व्हेन यू शूट, राइट, व्हेन यू शूट बुलेट गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो सेम ही केस था. तो एनीवेज अब ऐसा है, क्लियर कट बोला है हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन लाइक नहीं है, हाइड्रोजन एटम है. तो हाइड्रोजन के लिए 1/λ इज इक्वल टू r 1/p² माइनस 1/n². 1/λ ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? 5 to 1 है ना. कौन सा सीरीज बोला है? ग्राउंड लेवल मतलब 1. और हायर एनर्जी कौन सा था? 5. तो 5 का स्क्वायर मतलब 25. तो यह आ जाएगा आपके पास 1/λ इक्वल टू r 1 माइनस 1/25 मतलब कितना? 24r/25. ये मिल गया 1/λ. हमको फाइंड करना है वेलोसिटी. तो डू यू रिमेम्बर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस याद होगा तो आपको पता होगा मोमेंटम इज h अपॉन लैम्बडा. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी व्हिच इज h अपॉन लैम्बडा. वेलोसिटी इज h अपॉन m इनटू 1/λ. तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मास को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया आपके पास. तो h अपॉन m व्हाट इज लैम्बडा? 1/λ कितना है? 24r/25. तो 24r/25 तो 24rh
और m तो लिख दिया था मैंने, डबल हो गया, तो 24 RH अपॉन 25 m, 24 RH अपॉन 25 m, ऑप्शन नंबर ए। This is 14th number question, by the way. Next question. Out of the following one, out of the following which one is not a possible energy for a photon to be emitted by hydrogen atom according to Bohr's atomic model? This is not possible. Why? क्योंकि अगर आपको याद होगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर एनर्जी? En इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर। अगर मैं पहले लेवल की बात कर रहा हूं तो n की वैल्यू कितनी? 1, ये eV में होता है ऑफ कोर्स, तो व्हाट इज E1? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। देन सेकेंड लेवल की बात करोगे तो कितना? 3.4 विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड लेवल का एनर्जी -3.4 eV। दोनों का डिफरेंस कितना? -13.6 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3.4, क्योंकि डिफरेंस में क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट ही करते हो ना, तो सब्ट्रैक्ट मतलब -13.6 या फिर -3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, तो इसका डिफरेंस कितना आता है? 10.2। तो 10.2 eV जब ट्रांजिशन होगा सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो एनर्जी कितना इमिट होगा? 10.2 eV का एनर्जी इमिट होगा। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13.6 दिया है। अगर इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता तो, इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनफिनाइट ऑर्बिट? 0, क्योंकि यहाँ पे क्या डालोगे? इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 कहाँ पे है? लॉजिकल भी है, मैंने कल बताया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहा है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ते जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कम होगा, और फोर्स डिसाइड करता है एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट ऑर्बिट पे है, इसका सिंपल मतलब ये है कि वो एटम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उसका एनर्जी कितना? 0। तो 0 इन्फिनिटी में 0। अब ट्रांजिशन अगर इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में हुआ तो 0 माइनस ऑफ माइनस 13.6, तो एनर्जी डिफरेंस कितना? कितना? 13.6 है क्या? है, तो ये पॉसिबल है। अब आगे थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है? 3 डालो ना यहाँ पे, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर 9, कितना? रफली 1.5। ओके, अब व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस फाइंड करो। और चलो अगला ऑर्बिट में देख लेते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में कितना? फोर्थ ऑर्बिट में कितना एनर्जी? n की वैल्यू 4, 13.6 बाय 16 कितना होता है? 0 कितना? यू शुड नो दिस, के पता होना चाहिए। अब देयर इज नो अल्टरनेटिव टू यू नाउ। डिफरेंस कितना है? 1.5 और 0.85 का डिफरेंस कितना? 0.65। 0.65 है क्या पॉसिबल? यस, गुड। 1.5 और 3.4 में डिफरेंस कितना? 1.9 है क्या पॉसिबल? यस, तो कौन पॉसिबल नहीं है? 9.1, क्योंकि 10.2 आ रहा है, उसके बाद 13.6 भी आ रहा है, उसके बाद 0.65 भी है, 1.9 भी है, तो कौन पॉसिबल नहीं है? 11.1। डन। तो यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू राइट फॉर दिस, इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी
और आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। तो एक काम करो, इससे भी एक सिंपल चीज, बेटर थिंग टू डू, ये वैल्यूज याद रख लेना, -13.6, -3.4, -1.5, -0.85, सब्ट्रैक्ट करके देखते जाओ। 10.2, हाँ ये आ गया 1.9, ये आ गया 0.65, ये भी चेक कर लेना। व्हाट इज दिस, कितना, 12.1, 11.1 नहीं, 12.1, गुड। तो लिखने का कुछ नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी levels A, B, C of a certain atom corresponding to increasing values of energy, EA less than EB less than EC, if λ1, λ2, λ3 are the wavelengths of radiation corresponding to the transition C to B, B to A and C to A respectively, which of the following statement is correct? तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास तीन एनर्जी लेवल है A, B, C। तो we have three energy levels. You have A level, then you have B level and you have C level। तो तीन एनर्जी लेवल है हमारे पास A, B and C। ये A है, ये B है, ये C है। आगे बोला है of a certain atom corresponding to increasing values of energy, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, सी में है, फिर किसका है, बी का है, मतलब एनर्जी इन सी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ ए। ऐसा क्यों बोला होता है, जब ट्रांजिशन होगा तो फिर आप क्या करते हो, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो बता दिया कि अगर सी से बी है तो ई सी माइनस ई बी करना है, सी से ए है तो ई सी माइनस ई ए करना है। देन आगे बोला है λ1, λ2, λ3 आर द वेवलेंथ corresponding to transitions। λ1 कहां से कहां, C to B। तो you should remember they are telling you कि C to B में λ1, उसके बाद B to A में λ2, C to A में λ3। तो this is λ1, λ2 and λ3। good, correct। तो which of the following is, it's not A। you should remember, you should always remember, वो फ्रीक्वेंसी था। अगर आपको याद होगा कल हमने सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होता है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखाया होता, दिखाया नहीं है, दिखाया होता तो आप लिख सकते थे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन। लेकिन वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या दिया है, वेवलेंथ। रिलेशन किसका पूछा है, वेवलेंथ। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, c by लैम्बडा। तो c by लैम्बडा 1 प्लस c by लैम्बडा 2 इक्वल टू c by लैम्बडा 3। c आ गया कॉमन, 1 by लैम्बडा 1 प्लस 1 by लैम्बडा 2 इक्वल टू c by लैम्बडा 3। कैंसल एंड कैंसल। हमें क्लियर कट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लैम्बडा 3 दिखता है, तो लैम्बडा 3 को वहीं पे रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा 3। तो ऑफ कोर्स आपके पास लैम्बडा 3 आ गया कितना, लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। क्या नहीं आएगा, ए कब आएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए, बी कब आएगा, वेवलेंथ के लिए। इज दिस क्लियर? तो ट्रांजिशन देख के इमीडिएटली एडिशन करना स्टार्ट नहीं करना है, तो वो एडिशन सिर्फ होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। गुड। So this is question 16th. Next question. Next question. This is simple. Nothing. Next question 17. The ionization energy of the electron in hydrogen atom in ground state is 13.6 eV. The atoms are excited to higher energy levels to emit radiations of 6 wavelengths.
maximum wavelength of emitted radiation corresponds to transition between। तो इसमें जितना कुछ बताया है उसमें से हमारे काम का सिर्फ सिर्फ एक वर्ड है, दैट्स इट। एक ये जो दिया है, दूसरा दूसरा पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम वेवलेंथ, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इररिलेवेंट है, राइट। वो जानबूझ के देते हैं सो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग वो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या। तो मैं बता देता हूँ क्या, लेकिन हमारे लिए इस क्वेश्चन में काम का नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, यू रिमेम्बर, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर आपको याद है, मतलब पता है, हाइड्रोजन एटम में देयर आर ऑर्बिट्स, लेकिन सिर्फ पहले ही ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी के ऑर्बिट है एम्प्टी। मतलब एनर्जी लेवल्स तो है लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो उसको बोलते हो ग्राउंड स्टेट। आगे गया फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, ये कंप्लीटली फ्री हो गया, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन में एक डिफरेंस है। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन इज स्टिल एसोसिएटेड विद द एटम, बट वो जो है वो हायर लेवल पे है। वो कहाँ है? एटम में है, लेकिन कहाँ है? अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है। और अगर आपने इसको ज्यादा एनर्जी दे दिया तो ये कंप्लीटली हो जाएगा फ्री, इसको बोलते हैं आयोनाइज करना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम, whereas excitation energy is the energy required to excite electron from lower level to higher level। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारे काम का नहीं है। चलो अब ऐसा है, इमेजिन मैंने इसको एक्साइट कर दिया, तो आई कैन बेसिकली टेक दिस इलेक्ट्रॉन टू हायर ऑर्बिट्स। तो मैं इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट पे लेके जाता हूँ। मैंने कल भी बताया था, कल सिर्फ हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ किए थे, आज हम डायरेक्टली एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो रिमेंबर व्हाट विल हैपन इज, इमेजिन हम इसको लेके गए फोर्थ ऑर्बिट में। अब पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है मैंने बताया था। पॉसिबल ट्रांजिशन क्या है? ये है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। 4 to 3 ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर 3 पे आ गया तो 3 से 2 ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर वहां से 1 पे आ गया तो कितने लाइंस इमिट हो सकते हैं? ये 3 लाइंस, 3 लाइंस। और भी पॉसिबिलिटी है, 4 to 3 वो हो गया, 3 to डायरेक्टली 1, राइट, हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 4 to 2, 4 से डायरेक्टली कहाँ आया? 2, 2 से कहाँ पे आया? 1। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ये जो हर एक ट्रांजिशन हो रहा है, दिस करस्पॉन्ड्स टू वन लाइन। इसके लिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि आपको कंटिन्यूस नहीं मिलता है, लाइन मिलता है, एक सिंगल कलर फिर नथिंग, फिर एक कलर फिर नथिंग। तो इसको क्या बोलोगे? लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कितने लाइंस इमिट होंगे, कितने लाइंस इमिट होंगे डिपेंड करता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और उसके ट्रांजिशन कैसे कैसे है। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होता मतलब कहाँ होता? ये अगर सेकेंड ऑर्बिट में होता तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। कितने लाइंस? एक लाइन। 3 में होता तो 3 to 2 या 2 to 1, 2, या डायरेक्टली 3 to 1, 3, राइट। तो अब ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन हम गिनते नहीं बैठेंगे। तो यू कैनॉट काउंट, यू कैनॉट काउंट। मैंने बोल दिया 6 ऑर्बिट में है, बताओ कितने लाइन? गिनो फिर अब। 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 6 to 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ लाइंस इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली, नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड। ये फॉर्मूला नॉर्मली आपके स्टेट बोर्ड में कवर होता नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड इज n into n-1/2। एग्जांपल, सेकेंड ऑर्बिट में अगर होगा, इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो कितने लाइंस? 1। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन कैसा होगा? 2 to 1। पुट n equal to 2, तो 2 minus 1 is 1, नीचे भी 2, 2 और 2 गया 1। थर्ड में होता तो 3 to 2, 2 to 1 या फिर 3 to 1, कितने लाइंस? 3। पुट 3 into 2 6, 6/2 3। तो ये फॉर्मूला क्या देता है हमको? नंबर ऑफ लाइंस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कितने लाइंस? 6 वेवलेंथ, मतलब कितने लाइंस? 6 लाइंस, है ना। तो 6 बोला है, इसको बोलोगे 6, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट।
This is 12. This is n square minus n. Therefore, you have n square minus n minus 12 equal to 0. ये बन गया क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो. क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो. n square minus 4n plus 3n minus 12 equal to 0. आई होप कि फैक्टराइजेशन पता है, पता होगा. अब नहीं पता होगा तो स्कूल का रिवीजन करना पड़ेगा. तो दिस what you can do is n common, so n minus 4 plus 3 common, n minus 4 equal to 0. so n minus 4 into n plus 3 is 0. n plus 3 is 0. तो यहां से आपको दो वैल्यू मिलेगी, n equal to 4 और n equal to -3. माइनस से तो नहीं हो सकता ना, कभी सुना है इलेक्ट्रॉन ये माइनस थर्ड ऑर्बिट में, तो क्या होगा n की वैल्यू 4. n की वैल्यू 4 आ गई. हमको पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस. अगर वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए. तो मिनिमम क्या होगा? 4 to 3. 4 से 3 ये मिनिमम होता है, 4 to 2 ये ज्यादा है, 4 to 1 ये और भी ज्यादा है. तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस कब होगा? 4 to 3 के लिए. तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम. एनर्जी डिफरेंस मस्ट बी मिनिमम. और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? 4 to 3. Therefore transition must occur from n equal to 4 to p equal to 3. उन्होंने p नहीं बोला होगा, whatever it is. तो 4 to 3 ऑप्शन नंबर D. तो n equal to 4 to n equal to 3. 17 number. Next question. When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass ms. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के क्वेश्चंस आते हैं इन बोथ जेईई एंड नीटल. जो फॉर्मूला अभी तक पता नहीं है वो हम डिराइव करेंगे बाद में. अब फिलहाल हमको देखना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये मास के साथ कैसे रिलेटेड है. तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है वो समझ लो. तो यू शुड नो, अच्छे से देख लेना. अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या? पॉजिटिव, राइट. कितना चार्ज? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2e. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का क्या होता है? अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. हीलियम के न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, चार्ज है नहीं, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज मतलब 2e चार्ज है उसके ऊपर. अब ये किस पे बम्बार्ड किया आपने? ऑन अनदर हेवी न्यूक्लियस. तो ये भी न्यूक्लियस है, वो भी न्यूक्लियस है. दोनों क्या है? पॉजिटिव है. दोनों पॉजिटिव है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. अगर ये समझा तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट. सिर्फ यू नीड टू अंडरस्टैंड दोनों पॉजिटिव है. और पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है. वेरी गुड. तो अभी ऐसा है कि पॉजिटिव में रिपल्शन होता है. हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल था जिसके पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी है. क्या है इसके पास? काइनेटिक एनर्जी, राइट. और एक चार्ज दूसरे के फील्ड में आ जाए तो कौन सा एनर्जी होता है? नहीं, potential energy. Whenever one charge is in the field of another charge, then it has potential energy. तो potential energy system का होता है. जैसे आप और अर्थ, you are in the field of earth, so you have potential energy with earth, which is -g mass of earth, your mass upon distance. तो anyways वो gravitation में देखेंगे. Important is
दोनों पॉजिटिव है, ये याद रखना। इसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी। क्या था, काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है टुवर्ड्स अनदर पॉजिटिव न्यूक्लियस। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब समझ लो। अब डिपेंड करता है, ऐसा हो सकता था कि ये जो पार्टिकल है ये साइड से आ रहा है, साइड से आ रहा है, तो ये क्या होगा, स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन की वजह से क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। करेक्ट। ऊपर से आ रहा था तो भी क्या होता, स्कैटर होता। लेकिन ये आ गया हेड ऑन, हेड ऑन मतलब सामने से, राइट। तो हेड ऑन कोलिजन में होगा क्या, होगा ये हेड ऑन कोलिजन में कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसको अप्रोच कर रहा है, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, उसको रिपेल कर रहा है, मतलब रोक रहा है, रोक रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है, कम। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। तो स्पीड कम हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहाँ गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना, kinetic energy of alpha particle is converted into potential energy of the system. What is kinetic energy? Half mv square. What is potential energy? Are we talking about gravitation here? 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square नहीं, स्क्वायर करो तो फोर्स बन गया वो। चार फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के, चारों में 1/4π0 आता ही है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं के। तो ये चारों में आता है। दो फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें Q1 Q2 आता है, वो है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दो फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सोर्स चार्ज आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। दो फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें आर स्क्वायर आता है, वो है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फॉर्मूला ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आर आता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। तो ये हो गया आपके पास फोर्स का फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो पता होना चाहिए व्हाट यू हैव इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर। तो के इसके, अब आंसर में हमको प्रोपोर्शनली देखना है, वी डोंट केयर। तो सिर्फ पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड ऑन मास एस, तो ये आ गया के Q1। व्हाट इज Q1, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। ना व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, कितना, +2e। तो याद जाएगा आपके पास +2e। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस Ze, बोला है क्या, Ze। तो Ze अपॉन डिस्टेंस r, वी डोंट केयर फॉर एनीथिंग एल्स। ये कांस्टेंट मान सकते हो, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो हाउ इज डिस्टेंस एंड मास रिलेटेड, inversely proportional, therefore r is inversely proportional to m। so inversely proportional to m, option number next question। so we have next question number 19, again a simple question। चलो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ है तो ध्यान भी यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, मतलब first line of Balmer series in short, it emits a photon of wavelength lambda। when it jumps from fourth to third, मतलब first line of Lyman-Balmer past chain, right। the corresponding wavelength of the photon will be, simple question है, इसमें कुछ ज्यादा करना है नहीं। तो what you are supposed to do is, first line of Balmer को lambda बोला है, ना, yes। तो what is the transition r, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट पे, तो 2 का स्क्वायर, कहाँ से, थर्ड ऑर्बिट से। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, अभी आपको पता होना चाहिए 5r/36 पता है। इसके बाद जो अगला ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ है, 4 to 3। तो r 1/3 square is 9, 1/4 square is 16, 16 minus 9 is 7, 7r/16, 9 is 144,
16 10 160, तो 16 माइनस कर लेना तो 144, तो 1 अपॉन लैम्बडा डैश इज 7r by 144। तो एक काम करो सिंपल, 1 by लैम्बडा अपॉन 1 by लैम्बडा डैश इज इक्वल टू 5r by 36 अपॉन 7r by 144। इसको सॉल्व करते बैठना सिंपल। ओके, तो 12 and 3 करेक्ट, 1 and 4 r and r gone, 4 ऊपर जाएगा 20, नीचे क्या आएगा लैम्बडा डैश आएगा, ऊपर नीचे क्या आएगा लैम्बडा, तो लैम्बडा डैश क्या हो गया 20/7 लैम्बडा, तो 20/7 लैम्बडा, ऑप्शन नंबर ए। Next question. The ratio of wavelength of the last line of Balmer series and the last line of Lyman series. What is last line? Infinity to 1, infinity to 2, infinity to 3, मतलब सीरीज लिमिट। तो एक चीज याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होगा, तो याद रखना लास्ट लाइन मतलब होता है सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट अगर आपको याद होगा, मैंने सीरीज लिमिट का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बना के दिया था, p²/r, इफ यू रिमेम्बर। आपको पूछा है रेशो, किसका रेशो, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर, मतलब वेवलेंथ ऑफ बाल्मेर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइमेन फॉर सीरीज लिमिट। तो अभी r तो कांस्टेंट है, तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू p² डायरेक्टली, तो इट इज pb² अपॉन pl²। बाल्मेर में ट्रांजिशन कहाँ होता है 2, 2 स्क्वायर कितना 4, लिमिट में क्या होता है 1, तो 4:1, 4:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट इज, वेरी गुड। अभी ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, लेकिन वंस यू नो द थ्योरी पार्ट, 3-4 क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने चाहिए। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन एटम अगेन। अब हाइड्रोजन एटम में एज यू नो, आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवॉल्व होना मतलब उसके पास क्या है, वेलोसिटी है। जिसके पास वेलोसिटी होता है उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन के फील्ड में है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो दोनों एनर्जी है इन शॉर्ट। तो अगर आपको याद होगा, आपको याद नहीं भी होगा, लेकिन बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट तो पता होगा। व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, सेंट्रीपिटल फोर्स is given by electrostatic force of attraction between electron and proton, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, राइट। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। व्हाट इज दिस, 1/4πε0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कैंसल एंड कैंसल। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ हाफ से कर दो मल्टीप्लाई, तो हाफ mv² इज 1/8πε0 e²/r। ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, वो तो और भी इजी है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, अभी बताया भी था। के मतलब 1/4πε0 Q1 Q2। व्हाट इज Q1, प्रोटॉन। व्हाट इज Q2, इलेक्ट्रॉन। तो -e²/r², नहीं r। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, r। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं लिखा, यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम ले रहे हैं चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या नहीं होता, वेक्टर नहीं होता। तो जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा, और फोर्सेस क्या होते हैं, वेक्टर। तो हमने एक्चुअली क्या लिखा है, हमने एक्चुअली लिखा है मैग्नीट्यूड। और जब मॉड लेते हो तो क्या करते हो,
नेगेटिव लिखते हो क्या? नहीं। तो इसे नेगेटिव लिखा है क्या? नहीं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और पोटेंशियल एनर्जी को आप मॉड लिख नहीं सकते। क्यों लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्केलर है। हाँ, तो स्केलर को मॉड लिख नहीं सकते, तो ये पता होना चाहिए। इज इज क्लियर? क्लियर। अब व्हाट इज टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप थोड़ा ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर। नॉर्मली ये ऐसा बहुत जगह पे आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। वैसा करना छोड़ दो। अब सिंपल सिंपल समझ लो। 1 माइनस हाफ इज हाफ। हाफ माइनस 1/4 इज 1/4। 1/4 माइनस 1/8 इज 1/8। ना करके देखते जाओ। देखो ये 4 और ये 2। 4 minus 2 is 2 upon 8. What is 2/8? 1/4. 8 minus 4 is 4 upon 32. What is 4/32? 1/8. क्लियर? तो एंट्रेंस एग्जाम का ये भी एक फंडा है। कॉन्सेप्ट पता हो कि कुछ नहीं होता, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। What is 1/8 minus 1/16? 1/16 minus 1/32. अब इसका उल्टा। What is half minus 1? Minus half. What is 1/4 minus 1/2? Minus 1/4. Very good. What is 1/8 minus 1/4? Minus 1/8. Very good. Do you see minus 1/4 and 1/8? हाँ, तो कितना आएगा? -1/8 पक्का। 4 minus 8 minus 4 upon 32 minus 1/8. गुड। तो अब द मोमेंट यू सी दिस कि बाकी सब तो सेम है, सिर्फ एक 1/8 है, -1/4 है, तो कितना? -1/8 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर। गुड। तो अब व्हेन यू कीप ऑल दिस फॉर्मूलाज इन फ्रंट ऑफ योर आई, हमारे पास काइनेटिक था। कितना था? काइनेटिक कितना था? 1/8 pi epsilon 0 e square by r. What do you see? You see kinetic energy is negative of total energy. And if you keep potential energy here, you will see minus. Minus होता ही है potential में। 1/4 pi epsilon 0 e square by r. मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या? 8 और यहाँ पे 2, तो 2/8। तो ये पार्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी व्हाट आई एम सेइंग इज, जिनको नहीं समझ में आया मैं और बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। यू शुड पे अटेंशन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 pi epsilon 0 with negative sign minus 1/4 pi epsilon 0 e square by r. मैं इसको कर देता हूँ 8, ऊपर लिख देता हूँ 2। चलेगा? ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। लेकिन काइनेटिक क्या था? काइनेटिक क्या था? काइनेटिक का मैग्नीट्यूड मतलब टोटल का मैग्नीट्यूड। मतलब ये क्या आ जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ टोटल आल्सो। करेक्ट? तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ, माइनस छोड़ दो, ठीक है, डजंट मैटर, माइनस हटा देते हैं। ओके, हैप्पी, बिकॉज वी नीड रेशियोस, मैग्नीट्यूड। तो पोटेंशियल इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एंड काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है तक? और एक चीज याद रखना, जब जब फोर्स अट्रैक्टिव हो, था क्या अट्रैक्टिव? एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। अच्छे से सुन लेना, जब जब फोर्स अट्रैक्टिव हो तब तब फोर्स में नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। टोटल एनर्जी में भी नेगेटिव आएगा और पोटेंशियल में भी नेगेटिव आएगा। सिर्फ काइनेटिक में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? m, कभी सुना है मास नेगेटिव? मेरा मास -50 है। राइट, गुड।
स्पीड, नेगेटिव हो भी गया उसका स्क्वायर है, राइट। और ऐसा जब होता है इसको बोलते हैं बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम, बाउंड मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। अभी ग्रेविटेशन याद करो, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, नेगेटिव था, टोटल क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव होता ही नहीं है। तो याद रखना, जब जब फोर्सेस अट्रैक्टिव हो तब तब टोटल क्या होगा, नेगेटिव, पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। सिस्टम क्या है, बाउंड सिस्टम है, याद रखना। देन आ जाओ क्वेश्चन पे, रेशियो ऑफ काइनेटिक टू टोटल, what is ratio of kinetic to total? Kinetic upon total is -1, right? तो -1, ऑप्शन नंबर बी। 1:-1 मतलब -1:1, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी। So this is only by knowing this you can solve 3 questions here itself. What is the ratio of potential to total? Potential to total. Potential to total is 2. What is ratio of potential to kinetic? -2. Okay, -2:1. So yet these 3 formulas give you 3, answer to 3 different questions. Agla question. Okay, good. So we are at nuclear physics now. So a certain mass of hydrogen is changed to helium. Certain mass of hydrogen is changed to helium. This is the reason that you are alive. You get energy from sun. What is happening inside the core of sun? Hydrogen combine होके क्या बनता है, helium. Fusion reaction. You know what is fusion? दो अलग चीजों को mix करना. Hydrogen fuse. It becomes helium, and the reaction emits energy. और वही energy है जो you receive here in the form of heat, right? So a certain mass of hydrogen is changed to helium by process of fusion. ना हम भी करते हैं ना fusion. You know, mix 2 songs and say it is fusion. Mix 2 drinks and say it is fusion. तो fusion मतलब mixing of 2 different things. The mass defect, this is important. Mass defect in fusion reaction is 0.02866 U. U is atomic mass unit. अब हम practical unit of mass is kilogram, लेकिन when you go to subatomic particles, subatomic मतलब electrons, neutrons, protons, तो उसके लिए हम यूज करते हैं atomic mass unit, right? The energy liberated per U मतलब per atomic mass unit is. तो बेसिकली पहले क्वेश्चन समझ लो, पहले तो मास डिफेक्ट क्या है वो समझ लो। सी मास डिफेक्ट का मतलब, डू यू नो, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। लेट मी टेक अ बैग या फिर अ कंटेनर, और इस कंटेनर का मास नहीं है, इट हैज नो मास, द मास ऑफ द कंटेनर इज 0, उसका खुद का मास नहीं है। इसमें मैंने डाल दिए, इमेजिन आई पुट 2 green balls, each of mass 5 kilogram, and then I put 3 blue balls, each of mass, let's say 10 kilogram. So what is total mass of the container? कितना? 5 और 5 10, 10 10 10। अरे ये 5 के 2 थे, 10 हो गए, ये 10 के 3 है, 30 हो गए, 30 + 10 कितना, 40। तो मैंने पूछा व्हाट इज मास ऑफ द बैग, 40। व्हाट इज मास ऑफ ओनली बॉल्स, 40, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो न्यूक्लियस के ऊपर। द आइडिया हियर इज, फॉरगेट अबाउट बॉल्स, लेट अस टॉक अबाउट न्यूक्लियस नाउ। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो दिस इज न्यूक्लियस। अब ऐसा करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं प्रोटॉन्स। तो दिस रेड वंस आर प्रोटॉन्स and the green ones are neutrons. So if I ask you what is the mass of the nucleus, आप बोलोगे जितने भी प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का नंबर कौन देता है, Z, MP।
मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन नंबर कौन देता है? n, z mp प्लस n mn। और आपको पता होना चाहिए z प्लस n, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर a, राइट। तो n क्या मिल गया? a माइनस z, ये भी पता होना चाहिए। गुड। अब द आइडिया हियर इज, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हमको मिलना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस एज ZMP plus NMN. Z is number of proton, mass MP is mass of each proton, N is number of neutron and Mn is mass of each neutron. लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो उतना मिलता ही नहीं है, हमको मिलता है कम। कितना मिलता है? m। तो जो डिफरेंस आया उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट एंड डिनोटेड बाय डेल्टा m, मास डिफेक्ट, राइट। तो जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जैसे मैंने आपको पूछा बैग का मास नहीं है, उसमें 5 बॉल है, आपने बोला 40, मैंने बोला बैग ही नहीं है फिर भी 40। यहाँ पे वैसा नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास एक्चुअल मास से हो जाता है कम, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ऐसा क्यों? इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। इजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब लॉ। व्हाट इज कूलम्ब लॉ? व्हाट इज कूलम्ब लॉ? नहीं, मुझे सिर्फ बताओ कूलम्ब लॉ का मतलब क्या। मुझे ये बताओ, टू लाइक पार्टिकल्स विल दे अट्रैक्ट और रिपेल? बस बात खत्म। अब ऐसा है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस था एम्प्टी, कुछ नहीं था इसके अंदर, खाली था। हमने पहला पार्टिकल लाया प्रोटॉन, हाँ, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन टू ब्रिंग, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं, नथिंग वाज देयर। अब ऐसा है, मैं लेके आता हूं दूसरे को, अब दूसरे को लाए तो दूसरा कहां से लाए? इंफिनिटी से लाए, इसको रख दिया न्यूक्लियस के अंदर। बट यू जस्ट सेड कि दो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल, मतलब जबरदस्ती है, वो ऑलरेडी बैठा है, ये मेरा एरिया है, आने देगा नहीं, तो जबरदस्ती आएगा। जबरदस्ती आना मतलब वर्क डन, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसने दी एनर्जी? हमने तो नहीं दिया, किसने दिया? यू डोंट नो, तो यू शुड नो आइंस्टाइन का इक्वेशन। तो होता क्या है, जो वर्क डन की जरूरत है, क्योंकि एक तो आप बोल रहे हो कि दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, फिर ऊपर से बोल रहे हो कि न्यूक्लियस इतना छोटा, कितना 10⁻⁻15, उसमें 10 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, 30 प्रोटॉन। तो क्वेश्चन ये था कि एक साथ इतने सारे प्रोटॉन आए कैसे? वर्क डन हुआ होगा, जबरदस्ती लाया ना, फोर्स, वर्क डन। किसने प्रोवाइड किया वर्क डन? किसी ने नहीं किया। फिर एनर्जी कहां से मिला? वर्क डन कहां से हुआ? उसके खुद के मास से। तो जो प्रोटॉन का मास है या न्यूट्रॉन का मास है, वो थोड़ा मास कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। क्यों एनर्जी क्यों लगा? बाइंड करने के लिए। किसको बाइंड करने के लिए? न्यूक्लियॉन्स को। व्हाट इज न्यूक्लियॉन? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। जैसे मैं, आप सब, वी आर जुड़ेगर्स। जो दुनिया में रहते हैं वो जुड़ेगा, जो न्यूक्लियॉन में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, वो न्यूक्लियॉन। तो क्वेश्चन था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड, किसको बाइंड करना है? न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करना है। कहां बाइंड करना है? इनसाइड न्यूक्लियस। ये एनर्जी कहां से आया? खुद न्यूक्लियॉन का मास कन्वर्ट हो गया किसमें? वेरी ऑब्वियस। फिर अभी मेजर करोगे तो कम मिलेगा, बाहर मेजर करोगे तो ज्यादा मिलेगा। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड the nucleons into a nucleus is called as binding energy। उल्टा भी ट्रू है, जितना बनने में लगा उतना तोड़ने में लगेगा। मतलब the energy required to separate nucleons from a nucleus is called as binding energy। अब you should remember, हमें क्या फाइंड करना है? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। वेरी गुड। तो मैंने अभी भी बताया था E इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर। E is energy, delta m is mass defect, C is speed of light। आपको दिया क्या है? आपको दिया है certain mass of hydrogen is changed to helium by process of fusion। mass defect दिया है, mass defect दिया है आपको 0.02866 U, और आपको पूछा है what is the energy liberated per U, और ऊपर से बता दिया 1 U is how much 931 MeV।
तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है, नथिंग, यू सपोज टू डू नथिंग। आपके पास मास डिफेक्ट है डेल्टा एम, कितना है 0.02866 यू, और एक यू कितना है, एक यू कितना है 931, बस इतना ही करने के लिए बोला है, दैट्स इट। इनको मल्टीप्लाई करो, और कुछ पूछा ही नहीं है, मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज 931 टू जा, त्रिज्या बता दो, क्योंकि ये 0.28 है ना, इसको इसको राउंड ऑफ कर लिया तो कितना होगा 3 इंटू 930, करेक्ट, 931 को 930 लिख दो, ये आ गया 3 इंटू 10 पावर -2, ये आ गया आपके पास 9.3 इंटू 100 है ना, 930 को 9.3 लिख दिया तो कैंसिल है, कैंसिल, व्हाट इज 9 3 जा 27 एंड 0.3 इंटू 3 9, 27 28 के आसपास आना चाहिए, 26, option number C. Okay, so that's it for today.